Friends, welcome to Centurion Defense Academy. My name is Yash. So I am here in front of you to take one more topic of your lecturate or group discussion, that is division of states. देखिए साहब, division of states. This topic has been asked in SSB interviews several times. कई बार ये topic पूछा गया. Specifically, if I talk, it has been asked at the time of lecturate as well as at the time of group discussion. देखिए, आपको जैसे पता होगा लास्ट ईयर इंडिया में एक स्टेट का डिवीजन हुआ, दैट वाज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ से 2 नई यूनियन टेरिटरीज बन गई. तो आज हम इसी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, दैट व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ स्टेट्स. आखिरकार इंडिया में डिवीजन ऑफ स्टेट्स किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है, और कैसे कैसे स्टेट्स का डिवीज़न आज तक हुआ है इंडिया में. मतलब 1947 से हम इसकी शुरुआत करेंगे एंड विल बी कवरिंग टिल डेट. आज की डेट तक हम इसको कवर करेंगे. तो देखिए साहब, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न समझ लीजिए. इंडिया में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है, ये दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में. अंडर पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट यूनियन स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज. यूनियन स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है पार्ट 1, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4. अब देखिए साहब, हुआ क्या, भारत जब आज़ाद हुआ एट दैट टाइम, तो उस समय ये था कि आखिरकार कैसे स्टेट्स को बनाया जाए, क्या किया जाए, ये एक सवाल था. तो आर्टिकल 1 to 4 पहले संविधान का देखा गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 1 to 4 देखें तो बेसिकली आर्टिकल 1 क्या कहता है. आर्टिकल 1 बेसिकली टॉक्स अबाउट द यूनियन स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज. ये बात करता है भारत में कितने स्टेट्स होंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, स्टेट्स का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टेट वगैरह की जो नेम ऑफ स्टेट, देयर कैपिटल और उनकी टेरिटरी की का जो डिटेल दे रखा हुआ है वो दिया जाएगा अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे कि आपको पता है, टुडे वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ये हमारे पास आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं. अब दूसरी बात आती है, दूसरा सवाल, दूसरी चीज़ है आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बेसिकली बात करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कैसे राज्यों को बनाया जाएगा, हाउ द स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड. देखो आर्टिकल 2 बेसिकली टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दोज स्टेट्स इफ इंडिया अक्वायर्स एनी टेरिटरी. अगर हिंदुस्तान कोई दूसरे हिस्से को अपने में मिला लेता है, तो दूसरे हिस्से को जब अपने में मिला लेगा तो उसको स्टेट कैसे बनाया जाएगा, या उसको यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया जाएगा, या उसको किसी स्टेट में कैसे मर्ज किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 2 बात करता है. आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स विद इन इट्स टेरिटरी. मतलब देश के अंदर ही नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा. तो इसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये कहता है कि बाय कंबाइनिंग 1 और मोर स्टेट्स, एक से या एक से ज़्यादा स्टेट्स को एक साथ मिला दिया जाए, या बाय डिवाइडिंग अ स्टेट और डिवाइडिंग 2 और मोर स्टेट्स. तो मतलब कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, ये बात कहता है. आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि एनी एक्ट डन बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 2 and 3 ओनली. अगर कोई भी काम करती है संसद आर्टिकल 2 और 3 का केवल इस्तेमाल करके, देन दैट शैल नॉट बी काउंटेड एज द अमेंडमेंट. तो उसको संशोधन के तौर पर नहीं गिना जाएगा. ये बात करता है आर्टिकल 4. अब देखिए साहब, पूरे के पूरे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 में ये कहीं नहीं दिया गया है कि आखिरकार स्टेट्स को तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा. ये सब तो कह रहा है आर्टिकल 3. बाहर से कोई एरिया आ जाएगा तो उसको स्टेट बनाया जाएगा, कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, कि किसी स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ये सब कह रहा है. लेकिन किस बेसिस पे किया जाएगा, व्हाट शैल बी द फैक्ट, व्हाट शैल बी द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ये कहीं नहीं कहता है. इस मामले में हमारा पार्ट 1 साइलेंट है. और यही सबसे बड़ा एक सवाल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आखिरकार हिंदुस्तान में स्टेट्स को किस हिसाब से बनाया जाए. देखो साहब, एक चीज़ आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो बेसिकली ये था क्या, इट वाज अ 2 नेशन थियरी. एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना. तो उस समय क्या हुआ, ये कहा गया कि आखिरकार जो हिस्से, एक और चीज़ था उसमें ये कहा गया कि एक प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, रजवाड़े. तो रजवाड़ों को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके वो हिंदुस्तान में आने वाले थे, या पाकिस्तान में जाने वाले थे, या सेपरेट रहने वाले थे. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भी कुछ एरियाज़ आए थे. तो इन एरियाज़ को, इन सबको मिला करके कैसे स्टेट्स बनाया जाए, इस बात को लेकर के काफ़ी डिस्कशन होने लगे.
तब तक के लिए हमारे उस समय के रियासती मामलों के जो मंत्री थे दैट वाज सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, जब तक हम ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि किन क्राइटेरियाज पे हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, तब तक के लिए हम एक काम करते हैं कि हम एक टेम्परेरी सेटलमेंट ले लेते हैं। तो सरदार पटेल ने सबसे पहले एक टेम्परेरी सेटलमेंट दिया। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या था, इन्होंने स्टेट्स और को जो है 4 कैटेगरीज में, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी थी टाइप ए। टाइप ए में वो चीज़ें आती थी, वो एरियाज आते थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस टाइप ए में आते थे। टाइप बी में क्या किया, टाइप बी में इन्होंने सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को डाल दिया। टाइप सी में क्या किया, इन्होंने सारी कमिश्नरीज को डाल दी। देखो, ब्रिटिशर्स के जो टेरिटरी थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड कमिश्नरीज। तो सी में इन्होंने कमिश्नरीज को डाल दिया। कमिश्नरी समझ लो जैसे आज की डेट में यूनियन टेरिटरी, कुछ उस तरीके से होता था। और टाइप डी में इन्होंने डाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, इसकी कहानी बड़ी गजब है। ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, ये असल में जापान की टेरिटरी थी जिसे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था। फिर अंग्रेज़ों से छुड़वाया था इसको सुभाष बोस ने, की इंडियन नेशनल आर्मी ने। तो सुभाष बोस ने जब छुड़वाया तो उसके बाद ये हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने कहा कि ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इसे इंडिया में रख लिया गया। तो अंडमान एंड निकोबार को जो है फिर बाद में टाइप डी में डाला गया। तो ये टेम्परेरी सेटलमेंट था। बाकी इधर डिस्कशन शुरू हुए कि आखिरकार हम स्टेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, या फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करेंगे, या स्टेट्स का डिवीजन किस तरीके से करेंगे। तीनों चीज़ें एक ही हैं, फॉर्मेशन बोलिए या रीऑर्गेनाइजेशन बोलिए या फिर डिवीजन बोलिए, सारी चीज़ें मतलब एक ही बनता है कि भारत की टेरिटरी तो फिक्स थी, इसके अंदर हम स्टेट्स को कैसे बनाने वाले हैं। तो देखो साहब, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में एक कमेटी बनाई, इसका नाम था एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। उस समय एस.के. धर कमेटी ने साफ तौर पे कह दिया कि ठीक है, उन्होंने कई सारे क्राइटेरिया दिए कि डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, इन सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया वी कैन नॉट डिवाइड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हम भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बना सकते, ये उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। अब मामला क्या था, हिंदुस्तान के लोग, ये बहुत दिल से उनकी इच्छा थी कि उनको भाषा के आधार पर स्टेट मिले, मतलब मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिल जाए, गुजराती वाले को अपना राज्य मिल जाए, तमिल वाले को अपना राज्य मिल जाए, सबकी इच्छा थी। लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि एस.के. धर कमेटी ने इसे साफ तौर पे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई थी कि कहीं हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिवीज़न किया हो, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान जो है वो आगे चल के बैल्कनाइज्ड हो जाए, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए, सब अलग अलग देश बन जाए, ये डर था। इसलिए इसको नहीं परमिशन दी उस समय एस.के. धर ने। फिर ये हो रहा था क्योंकि दिल तो चाहता था कि भाई लैंग्वेज पे बने, तो ये हुआ कि अभी एक और कमेटी बना लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। यहाँ JVP का कुछ मतलब है, J का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, P स्टैंड्स फॉर पट्टा भाई सीतारमैया। तो JVP कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेम ईयर 1949. And what did JVP committee said? JVP committee said that presently the time is not right to form the state on the basis of language. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब समझना साहब, इसका मतलब ये था कि अभी समय सही नहीं है, आगे किया जा सकता है। देखो, दिल की इच्छा निकल के सीधे सीधे बाहर आना शुरू हो गई। तो ये हुआ कि अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये कांग्रेस ने बनाई हुई कमेटी थी। तब तक 1950 आ गया, इंडिया रिपब्लिक हो गया, और अभी भी हिंदुस्तान में स्टेट्स के फॉर्मेशन को लेकर के कोई एक फाइनल क्राइटेरिया नहीं सामने आया था। तब तक हुआ क्या, आंध्रा में बड़ा बवाल मचने लगा। आंध्रा के लोगों की डिमांड होने लगी कि साहब उन्हें एक अपना खुद का तेलुगु भाषी राज्य चाहिए, एक तेलुगु बोलने वाला स्टेट चाहिए। अब था क्या कि इसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ, और फिर एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था पोट्टी श्रीराम मेल्लू कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर
इंडिया में पहली बार 1953 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पहला स्टेट बनाया गया, दैट वाज आंध्रा स्टेट इन 1953। पट्टी श्रीराम मेल्लू कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है आंध्रा स्टेट बनाया गया। उसके बाद अब ये था कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बन चुका था, तो आगे तो बनने ही थे, तो एक फाइनल कमेटी बैठाई गई टू इंडिया में फाइनल रिकमेंडेशन देने के लिए। तो इस कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी या फिर फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और उसने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाने की परमिशन दे दी। ये जब परमिशन मिल गई तो फिर इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट ने पास कर दिया और यही कहलाया गया फिर बाद में 1956 में इट वाज कॉल्ड एज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दिस वाज बेसिकली द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1956, 7वां संविधान संशोधन। इसके तहत भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हम सबके सामने आ गया। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा रखा गया था दैट इंडिया विल बी अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब भारत कैसा होगा, भारत में यूनियन को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, पूरे देश को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन स्टेट्स में आप चाहे जितना बदलाव करना चाहो कर सकते हो, जितना आप बदलना चाहो बदल सकते हो। तो ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अच्छा साहब, ये लागू हो गया। ये लागू हो जाने के बाद उस समय हिंदुस्तान में 14 स्टेट्स, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज निकल के सामने आती हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे अब देखो अलग अलग रीजन से हिंदुस्तान में डिमांड होना शुरू होगी कि कैसे हमें स्टेट्स चाहिए। जो डिवीज़न होना शुरू हुआ, डिवीज़न ऑफ स्टेट्स। तो देखिए साहब, जिसे आप डिवीज़न ऑफ स्टेट्स कहिए, रीऑर्गेनाइजेशन कहिए या रिकंस्ट्रक्शन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए साहब, तो सबसे पहले जो है 1956 में 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। फिर 1960 में, 1960 में होता क्या है, एक स्टेट था बहुत बड़ा, इसका नाम था बॉम्बे। बॉम्बे स्टेट 2 भागों में टूट जाता है और एक स्टेट बनता है गुजरात, गुजराती बोलने वालों के लिए, और एक स्टेट बनता है महाराष्ट्र, मराठी बोलने वालों के लिए। तो 1960 में ये नया एक स्टेट बन के सामने आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गोवा, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, ये 3 ऐसे छोटे छोटे इलाके थे जो एक्चुअली में उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में थे, पोर्चुगीज कब्जे में थे। उस समय इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो करके गोवा, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को अपने एरिया में मिला लिया। मिलाने के बाद हुआ क्या, एक अमेंडमेंट किया गया, इसे कहते हैं 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, और इसके तहत जो है एक पुलिस एक्शन के बाद जो है गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। शामिल करने के बाद क्या होता है कि ये इंडिया में एज अ यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं, तीनों एरिया, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है, 1987 में गोवा को अलग कर दिया गया और गोवा को एक प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, एक प्रॉपर राज्य का दर्जा 1987 में दे दिया गया। दामन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो है तब भी यूनियन टेरिटरीज ही थे। अच्छा साहब, इसके बाद क्या हुआ, पौंडीचेरी एक और इलाका था। पौंडीचेरी का सा मामला क्या था कि ये कुछ हिस्सा पुर्तगालियों के कब्जे में था, कुछ हिस्सा फ्रेंच के कब्जे में था। यहाँ पर भी पुलिस एक्शन किया गया एंड बाय द वर्च्यू ऑफ 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 12वें संविधान संशोधन के जरिए जो है पौंडीचेरी को भी भारत में मिला लिया गया। देखो साहब, था क्या पौंडीचेरी का मामला, पौंडीचेरी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था पौंडीचेरी प्रॉपर, एक था एनम, एक था माहे और एक था करिकल। इन सारे इलाकों से फ्रेंच और पोर्चुगीज को हटाया गया और 12वें संविधान संशोधन के जरिए पौंडीचेरी को भी भारत में मिला लिया गया। पौंडीचेरी भी इंडिया में आ गया और इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तो समझ में आया साउथ इंडिया में क्या क्या बदलाव हुए। पहले जो है क्या कहते हैं आपका बॉम्बे स्टेट टूटता है जिससे गुजरात और महाराष्ट्र निकलते हैं। फिर बाद में गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली को हिंदुस्तान में मिलाया जाता है और नीचे पौंडीचेरी को मिलाया जाता है। तो साउथ इंडिया का में ये बदलाव हुए। अच्छा साहब, अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो देखो होता क्या है, उस समय नॉर्थ ईस्ट में केवल एक बड़ा स्टेट होता था जिसे कहते थे असम ही होता था। जो आप आज की डेट में 7 सिस्टर्स देख रहे हैं तब 7 सिस्टर्स नहीं हुआ करते थे।
लेकिन 1963 में नागालैंड में लगातार वो लोग अपने अलग स्टेटहुड की बात कर रहे थे, नागाज जो थे, और उन नागाज की मांग को फिर 1963 में पूरा कर दिया गया और नागालैंड को असम से सेपरेट करके एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, एक नया स्टेट बन गया। देन उसी समय जो है एक और बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट साइड पे, दैट वाज, ये जो मूवमेंट चल रहा था दैट वाज इन पंजाब में चल रहा था। एक बहुत बड़े लीडर थे, इनका नाम था मास्टर तारा सिंह, इनकी लीडरशिप में, और सेपरेट पंजाबी लैंड की मांग हो रही थी। तो 1966 में क्या होता है, पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक बना पंजाब जो पंजाबियों का इलाका था, दूसरा बना हरियाणा जो जाट और गुर्जर का इलाका था, जाट और गुर्जर लोगों का, और तीसरा बना हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी लोगों का इलाका था। तो 3 स्टेट्स अलग अलग निकल गए 1966 में। ठीक है, एक्चुअली मास्टर तारा सिंह का ये रिवोल्ट था, इस स्टेट को डिवाइड करने के लिए इंडिया में एक और कमीशन बैठाया गया था। इस कमीशन का नाम था शाह कमीशन। शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद फिर पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, बेसिकली सेपरेट पंजाबी, सेपरेट जाट एंड सेपरेट पहाड़ी स्टेट क्रिएट हुए। ठीक है, अच्छा साहब, इसके बाद क्या होता है 1972 में। 1972 में क्या होता है, 1972 में हिंदुस्तान में 3 नए स्टेट्स निकल के सामने आते हैं और 2 नई यूनियन टेरिटरीज निकल के सामने आती हैं। ठीक है, देखिए साहब, होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और उसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय और क्या नाम है, मणिपुर, ये 3 स्टेट्स बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ से 7 सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आने लगा। फिर 1987 में जब गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, उसी साल 1987 में उसी के साथ जो है अरुणाचल और मिजोरम को भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1987 में। तो समझ में आ गया 7 सिस्टर्स कैसे निकल के सामने आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है 1974-75, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। असल में था क्या, 1947 से सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, जैसे आज की डेट में नेपाल और भूटान है। सिक्किम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और चोग्याल किंगडम यहाँ पर राज कर रहा था। चोग्याल वंश, चोग्याल डायनेस्टी के राजा यहाँ पर राज कर रहे थे। अच्छा साहब, होता क्या है, इंडिया ने 1947 में ही कोशिश की थी कि किसी तरीके से चोग्याल किंगडम से इसको अपने एरिया में मिला लिया जाए, क्योंकि एक इंडिया के लिए अपर एज रहता विद अदर कंट्री के सामने, मतलब चाइना के सामने। तो लेकिन उस समय हो नहीं पाया था। फिर 1947 में हुआ क्या था, सिक्किम ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था और उसके तहत सिक्किम बन गया था प्रोटेक्टेरिएट स्टेट। आज की डेट में इंडिया के भूटान और नेपाल ये 2 प्रोटेक्टेरिएट स्टेट हैं। 1947 में सिक्किम प्रोटेक्टेरिएट स्टेट बना। प्रोटेक्टेरिएट स्टेट का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, उसका मतलब होता है कि आपकी डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, आपकी डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए देखिए नेपाल के लोग आते हैं भारतीय सेना में, गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं। भूटान के लोग भी इंडिया में आते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो मतलब ये है कि कल को अगर नेपाल पे या भूटान पे हमला होता है तो टेक्निकली वो हिंदुस्तान पे हमला माना जाएगा। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपका डिफेंस हमारे हाथ में रहता है। तो सिक्किम के साथ भी था, प्रोटेक्टेरिएट स्टेट का दर्जा था। लेकिन 1974 में एक संशोधन किया गया, इसे कहते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चोग्याल किंगडम के साथ सेटलमेंट किया गया और ये किया गया कि सिक्किम को प्रोटेक्टेरिएट स्टेट के दर्जे से हटा करके एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। तो हुआ क्या, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 के अंदर एक नया क्लॉज जुड़ गया, इसे कहते हैं आर्टिकल 2 क्लॉज ए, 2 सब क्लॉज ए। 2 क्लॉज ए जो जुड़ा, जो बेसिकली एसोसिएट स्टेट के बारे में बात करता था, और एक नया स्केड्यूल जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वाज 10th शेड्यूल, जो एसोसिएट स्टेट ऑफ सिक्किम के बारे में बात करता था। लेकिन कुछ ही समय के अंदर, बहुत ही जल्दी, कुछ ही समय के अंदर 1975 में किया क्या गया कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया और इसके तहत सिक्किम को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया गया पूरी तरीके से। कंप्लीटली सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया और उसे एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। इसके तहत हुआ क्या, आर्टिकल 2 क्लॉज ए वॉज एलिमिनेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट
10th शेड्यूल वॉज ऑल्सो एलिमिनेटेड, दोनों हटा दिए गए, आर्टिकल 2 क्लॉज ए और 10th शेड्यूल दो के दोनों हटा दिए गए। आज की डेट में 10th शेड्यूल क्या है? राइट नाउ 10th शेड्यूल इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे आज की डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक, कंफ्यूज मत होना। पहले ये सिक्किम के एसोसिएट स्टेट के दर्जे के लिए बना था, फिर 1985 में 10th शेड्यूल नया आया जो आज की डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ? अब हिंदुस्तान में देखो, फिर वही 1987 जहाँ पर गोवा और क्या कहते हैं याद अभी मैंने आपको बताया, गोवा, अरुणाचल और मिज़ोरम को जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। फिर काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में स्टेट्स को लेकर के कोई खास डिमांड नहीं आई, लेकिन इन द ईयर 2000 सन 2000 में हिंदुस्तान के 3 बड़े स्टेट्स को डिवाइड किया गया। दीज वर उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके बनता है उत्तराखंड। ये ध्यान रखना, ये जो 3 स्टेट्स का डिवीजन हुआ है ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हुआ था, ये हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ये 3 स्टेट्स बनाए गए थे। तो 1987 में सबसे पहले क्या होता है ये आपका उत्तर प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू उत्तराखंड एज वेल एज उत्तर प्रदेश। दूसरा, मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। और तीसरा, बिहार वॉज डिवाइडेड इंटू बिहार एंड झारखंड। ये 3 स्टेट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा सा, इसके बाद क्या होता है? बाय दी 2000 में ये हुआ। एक चीज़ मेरे दिमाग से छूट गई थी, वो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। 1989 में बाय द वर्च्यू ऑफ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1989 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए दिल्ली का नाम बदल करके एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसी के साथ 2 नए रीजन्स इसमें ऐड किए गए जिन्हें हम आज की डेट में दिल्ली एनसीआर भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ये एनसीआर में 2 नए रीजन आते हैं, गुरुग्राम और दूसरा है आपका नोएडा। इन 2 एरियाज़ को नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब ये होता है कि कल को मान लो किसी वजह से अगर दिल्ली से देश का कार्यभार नहीं चलाया जा सकता, द गवर्नमेंट कैन नॉट रन फ्रॉम दिल्ली ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कुछ हो जाए, तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस वी आर हैविंग दीज 2 रिजर्व एरियाज जो है एनसीआर कहलाते। तो इसीलिए 1969 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के जरिए दिल्ली का नाम बदल के एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। ओके, देन उसके बाद 2014 में फिर डिमांड हुआ आंध्रा में। आंध्रा में था क्या, हिंदी और तेलुगु बोलने वाले एक साथ रहते थे। फिर डिमांड हुआ, हिंदी वाले अलग स्टेट चाह रहे थे, तेलुगु वाले अलग स्टेट चाह रहे थे। और 2014 में फिर लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्रा स्टेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बना आंध्र प्रदेश और दूसरा बना तेलंगाना। एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश। ओके, देन रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया। और स्क्रैप करने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया ऑन द सेम डे 5 अगस्त 2019 को। और इस दिन क्या होता है, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा बना जम्मू एंड कश्मीर और विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ होने वाला था, और दूसरा हिस्सा बना लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद, उसी के 1-2 महीने बाद जो है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 जो यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक साथ मर्ज कर दिया गया। और एक साथ मर्ज करके इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों एक होकर के एक यूनियन टेरिटरी बन गई, विच इज़ कॉल्ड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इस तरीके से नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ स्टेट्स और व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स और व्हाट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये टॉपिक आपको लेक्चरेट में भी मिल सकता है या फिर एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन भी मिल सकता है। अगर आप इस तरीके के अमेंडमेंट्स के साथ, इस तरीके के चीज़ों के साथ अगर आप इसको बताते हो, देन दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। यू विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंग इन एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट। ओके जेंटलमैन, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।